अरे वो कैमरा इतना भारी ना, बस हाथ पीछे हाथ पे लगा देंगे, रिमोट है तो पूरा 360 घूमेगा इधर उधर घूमेगा। और उससे लाइव जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हमारे कैमरा बस 1,20,000 कैमरा का 2 साल का पगार भी नहीं था। चलो आज कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अपन? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कितने सेक्टर्स रहते कुछ याद है क्या तुमको? 3 सेक्टर्स रहते, कौन से? सोपा सा चैप्टर एकदम फटाफट और कहेंगे। देखो बातें मत करो, यहाँ पे ध्यान दो, सोचो 1 घंटे में खत्म करके फिर जाओ। टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, वी ग्रुप देम यूजिंग सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, उनके ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या? पैसे कमाने के लिए, पैसों के लिए अपन जो भी एक्टिविटीज करते हैं उनको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो एक्टिविटीज पैसों के लिए नहीं करेंगे उसको क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक। जो भी अपन काम काज करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करेंगे तो इसमें क्लासिफाई होता है, या तो इकोनॉमिक या तो नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब वो जो पैसे कमाने के लिए, मैं आपको सिखा रहा, पैसे कमाने के लिए सिखा रहा क्या? हाँ, पैसे कमाने के लिए सिखा रहा क्या? दोनों, दूसरा कुछ नहीं। पैसे कमाने के लिए सिखा रहा था, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन समझो मैं वो मामा की लड़की जो है उसको भी सिखाता, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, तो उससे पैसे लेते क्या? नहीं। तो वो भी एक्टिविटी है, वो भी टीचिंग ही है, लेकिन वो नॉन इकोनॉमिक है, समझा? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज जो पैसे के कमाने के लिए मैं कर रहा, लेकिन बहुत से अलग अलग एक्टिविटीज रहती। तो इतनी अलग अलग एक्टिविटीज को ना इंडिविजुअली अपन स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने क्या किया, उन सारी एक्टिविटीज को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, ठीक है, जिनके सिमिलर नेचर या कुछ भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया और उसके बाद उनकी पढ़ाई करना, समझा? ताकि अच्छे से पढ़ पाओ उनको, कितने जन काम करते हैं, उन एक्टिविटीज की वजह से कितने पैसे आ रहे हैं इंडिया में, समझा? ये सारी चीजें। तो इन ये जो ग्रुप्स बनाए मैंने 3, इसको अपन क्या बोलते हैं? सेक्टर्स। तो आज के बाद जो भी आपको पूछेगा सेक्टर का मतलब क्या, इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में अलग रहता, इकोनॉमिक्स में सेक्टर का मतलब क्या, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है हमने उसको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया ताकि अच्छे से पढ़ाई कर पाए उनकी, और इन ग्रुप्स को अपन क्या बोलते हैं? सेक्टर। When we produce a good by exploiting natural resources, नेचुरल रिसोर्स के यूज से जब भी अपन कोई गुड्स बनाएंगे, उन एक्टिविटीज को बोलेंगे प्राइमरी एक्टिविटी। नेचुरल रिसोर्स मतलब क्या? लेकिन जो नेचर से मिलते, ये हमने कहाँ पे देखा था? ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में। रिसोर्स मतलब जो भी चीज जिसको अपन यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, और नेचुरल रिसोर्स मतलब जो रिसोर्स हमको नेचर से मिलता। तो जब भी अपन कोई रिसोर्स नेचर से लेंगे तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी, अपने आप थोड़ी आएगा वो। तो उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं अपन? प्राइमरी एक्टिविटी। उस सेक्टर को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। इट इज कॉल्ड प्राइमरी बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। आप आपके लाइफ में क्या क्या यूज करते हैं? मेरे को बोलो एग्जांपल कुछ। पेन यूज करते, पेन में सबसे इम्पोर्टेंट इंक कहाँ से बनता? किसी क्रॉप वगैरह से बना रहेगा। या कपड़े यूज करते हैं अपन सबसे ज्यादा, कपड़े कहाँ से बनते? कॉटन से। कॉटन कहाँ से आया? एग्रीकल्चर से। या सिल्क वगैरह वो भी कहाँ से आया? नेचर से। समझा क्या? तो जो भी चीज अपन यूज करते हैं कहीं ना कहीं उसका, जिस चीज से वो बनी है वो नेचर से ही मिला है। इसलिए जो भी चीज अपन नेचर से लेते उसको बोलते प्राइमरी सेक्टर। और उसको प्राइमरी क्यों बोला गया है? क्योंकि वो बेस है। जो भी आप आगे बनाने वाले कोई भी चीज, उसका बेस नेचुरल रिसोर्सेस ही है, इसलिए उसको बोला, उस एक्टिविटी, उस सेक्टर को बोला प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो यूज करते हैं। सिंस most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry. This sector is also called agriculture and related sector.
समझा? ज्यादातर नेचुरल रिसोर्सेस हमको एग्रीकल्चर वगैरह से मिलता, इसलिए प्राइमरी सेक्टर को अपन और क्या बुलाते? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। समझा? तो इसमें सेक्टर का मतलब क्या, प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या, उसको प्राइमरीज क्यों बोलते हैं, यानी और क्या क्या नाम है और वो क्यों, ये 4-5 अलग अलग क्वेश्चन बन गए इसमें से। ये पूरा समझा क्या तुमको? अच्छा समझा तो पहले तो याद आया क्या? चलो अब अपन क्या देखेंगे, दूसरा सेक्टर जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो जो प्राइमरी के बाद आता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच द नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो समझो मैंने क्या किया, ये क्या है? ट्री है। तो मैंने ट्री को कट किया और ये चीज मिला मेरे को, इसको क्या, ये क्या है समझ रहे हो? वुड का लॉग मिला। तो ये काम को क्या बोलूंगा मैं, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी, क्योंकि बस नेचुरल रिसोर्स से मेरे को वो चीज मिली है। तो ये कट करना ताकि मेरे को वुड का लॉग मिले, इसको बोलते हैं प्राइमरी। इसको मैंने कट करके कैसे बना, चेयर बनी, कितनी मस्त बनी हुई। तो ये मैंने कैसे किया, इसको मशीन में डाला, यहां से मशीन में डाला वुड, वहां से मिली चेयर। तो ये इस सेक्टर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी सेक्टर। तो जो नेचुरल रिसोर्स मेरे को प्राइमरी में मिला था उसको कन्वर्ट करूंगा मैं एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में मशीन्स वगैरह की मदद से, इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब जहां पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता, इसको अपन इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। समझा? जो पहला सेक्टर था जैसे नेचुरल रिसोर्सेस मिलता, उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। प्राइमरी क्यों? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस से मिला हुआ है। और दूसरा क्या, उसको एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि मेजर चीजें अपने को एग्रीकल्चर से मिलती, ठीक है, इसलिए प्राइमरी का नाम एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। और जो सेकेंडरी है इसमें अपन क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह की मदद से फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे रॉ मटेरियल से, इंडस्ट्री का यूज करना पड़ता है, इसलिए इसको अपन इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। आगे अब तीसरा सेक्टर जो रहता वो है टर्शियरी सेक्टर। इसका और एक नाम क्या है? सर्विस है। तो द एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर फॉल्स अंडर टर्शियरी सेक्टर। तो यहाँ पर जो है ना, ये वुड मैंने यहाँ पर पेड़ कट किया, और क्या आपको लगता है ये पेड़ जंगल में रहेगा? जंगल में क्या, जहां पर पेड़ है उसके बाजू में फैक्ट्री है क्या? कहीं तो थोड़ा सा दूर रहेगा। तो वुड कट किया, उसको लेके गया, ट्रक में डाला, और ट्रक उसको फैक्ट्री तक लेके गया। अब फैक्ट्री में जहाँ पे ये चेयर बनी, ये मार्केट प्लेस में जाने के लिए भी मेरे को ट्रक लगी, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम आया कि नहीं? तो बिना ट्रांसपोर्टेशन के क्या ये काम हो पाता पूरा? नहीं। तो जो एक्टिविटी प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करती है उनके डेवलपमेंट में, उन एक्टिविटीज को, उन सेक्टर को अपन बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। समझा? जैसे कस्टमर ने फोन करके बोला कि मेरे को चेयर चाहिए, इसलिए फिर मैंने प्रोडक्शन किया। तो टेलीकम्युनिकेशन का ये जो सर्विस रहता, ये टर्शियरी में आता। उसने जीपे किया, तो बैंकिंग वाला जो सर्विस है ये टर्शियरी में आता। समझा? ये 8-10 चेयर बना के मैंने स्टोर करके रख दी, तो ये वेयर हाउसिंग की जो सर्विस है ये भी टर्शियरी में आती है। तो टर्शियरी में बहुत सारे सर्विसेज आते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में हेल्प करता है। उस सेक्टर को बोलूंगा टर्शियरी सेक्टर। सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज। अब मैंने ट्रांसपोर्टेशन किया, तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कुछ नया सामान बना क्या? उसने मुझे फोन किया, उसकी वजह से कुछ नया सामान बनाने के, फोन करने के बाद बैंक में पैसे आने का कुछ नया थोड़ी बनता। तो ये जो सेक्टर है ना, ये बस सर्विसेज प्रोवाइड करता रादर देन गुड्स। गुड्स वगैरह प्रोवाइड नहीं होते, इसलिए इसका नाम सर्विस सेक्टर है। समझा? तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, दो ग्रुप इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मैंने 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर डाला। लेकिन क्या आपको लगता है ये तीनों एक्टिविटीज, तीनों ग्रुप्स, तीनों सेक्टर आपस में डिपेंडेंट है?
क्या डिपेंडेंट है? किससे क्या? टर्शियरी का प्राइमरी का क्या संबंध? मतलब संबंध है। प्राइमरी सेकेंडरी का क्या संबंध? प्राइमरी से रॉ मटेरियल मिला वही तो अपन प्रोड्यूस करना, फिनिश गुड्स पे कन्वर्ट करने वाले सेकेंडरी। इसलिए जो तीनों की तीनों सेक्टर्स है ये कैसे है? इंटरडिपेंडेंट। तो यहाँ तक पूरा समझ गया क्या? पहला पॉइंट यहाँ पे खत्म हो। दूसरा क्या है? अपन कंपेयर करेंगे अभी ये जो तीन सेक्टर्स हैं उनको मस्त होगी कंपेयर करेंगे, ठीक है? टू काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, economists suggest that the value of final goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. तो देखो क्या आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है कि मैं तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करूं? कंपेयर करना क्यों इम्पोर्टेंट है? जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा उसको अपन ज्यादा हेल्प करेंगे ताकि वो और कंट्रीब्यूट कर पाए। जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा अपन उसमें कुछ चेंजेस करेंगे ताकि वो कंट्रीब्यूट कर पाए। समझा? अपन इसको रिलेट कर सकते। अपन क्लास टेस्ट क्यों लेते हैं? क्लास टेस्ट लेने से समझता कि इसको कितना आता, तो जिसको आता है उसको अपन और अच्छे से सिखाएंगे तो कि और है, जिसको कुछ नहीं आता उसको ऐसे सिखाएंगे कुछ तो आएगा वो। समझा? तो अगर क्लास टेस्ट लीच नहीं तो इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि समझ ही नहीं रहा है कि आता है या नहीं। जब तक यही नहीं समझता कि बाबा कुछ नहीं आता तो पढ़ेंगे इसमें। एक बार समझ गए कि कुछ नहीं आता फिर ये भी पता है पढ़ के भी कुछ फायदे नहीं। चलो जान दो, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा तुमको। तो यहाँ पर क्या बोले ये कि मेरे को ये पता करना है कि कौन सा सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा, कितना प्रोडक्शन हो रहा है कौन से सेक्टर में। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसमें कितना गुड्स बना, कितनी सर्विसेज बनी, ये ऐड करके देखना पड़ेगा। तो ऐड करते हैं मैं सारे सब कुछ ऐड नहीं करूंगा, मैं बस फाइनल गुड्स या जो भी सर्विसेज है वो ऐड करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने गेहूं प्रोड्यूस किया। गेहूं प्रोड्यूस करने के बाद उसको बेच डाला, जिसको मैंने बेचा उसने उसको व्हीट में कन्वर्ट किया, आटा बनाया। अब वो आटा उसने और आगे बेचा, उसने ब्रेड बनाया, ब्रेड बना के उसने और आगे बेचा, उसने सैंडविच बनाया, सैंडविच बना के बेचा और वो मैंने खाया। तो अब जो भी टोटल हुआ है, क्या मैं इसमें गेहूं की प्राइस प्लस व्हीट की प्राइस प्लस ब्रेड की प्राइस प्लस सैंडविच की प्राइस, ये पूरा प्रोडक्शन हुआ है या सिर्फ सैंडविच की प्राइस का प्रोडक्शन? तो जो फाइनल गुड्स होता है जिसको एट द एंड अपन कंज्यूम करेंगे उसी को अपन ऐड करके बोलेंगे कि ये सेक्टर ने इतना परफॉर्म किया। समझा क्या आपको? तो यहाँ पर उन्होंने बोला है सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो भी है उसी को अपन ऐड करेंगे। ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड बिकॉज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स। तो जो गेहूं की कॉस्ट है क्या ये सैंडविच की कॉस्ट में इंक्लूडेड है? उसको व्हीट में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ब्रेड की कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड। तो हर चीज इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो बाकी का पिछला क्यों ऐड करते बैठोगे फिर से एक बार, तो डबल हो जाएगा। समझा? इसलिए अपन सिर्फ और सिर्फ फाइनल वैल्यू लेंगे गुड्स और सर्विस की। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो जो भी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की एक पर्टिकुलर ईयर में प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। प्राइमरी सेक्टर में गया और वहां पर जो भी सारे फाइनल प्रोडक्ट्स है उनको ऐड किया मैंने, और फिर मेरे को क्या समझेगा कि उस पर्टिकुलर सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन कितना। फिर वैसे मैंने क्या किया, सेकेंडरी में गया और सेकेंडरी के जो भी फाइनल प्रोडक्ट्स है उनकी वैल्यू को ऐड किया, और फिर मेरे को ये समझा कि सेकेंडरी ने कितना प्रोड्यूस किया। वैसे ही टर्शियरी में गया, वहां पर गुड्स तो है नहीं, तो सारे फाइनल सर्विसेज को मैंने ऐड करके देखा कि टोटल कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, और इन तीनों सेक्टर का जो टोटल प्रोडक्शन है उसको ऐड जब करूंगा मैं, तब मेरे को मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूरे कंट्री का। समझा क्या? कंट्री की जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते, तीनों सेक्टर्स का फाइनल गुड्स एंड सर्विस का कितना प्रोडक्शन है वो देखेंगे, उसको ऐड करेंगे,
और फिर समझेगा कि अख्खे कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है। समझा? इसमें इंटरमीडिएट गुड्स का आता क्या फिर से? नहीं आता, क्योंकि फाइनल में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। इन इंडिया ये जो मैमथ टास्क, मैमथ मतलब ह्यूज, इतना बड़ा जो टास्क है जीडीपी कैलकुलेट करने का, ये किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, वो ये काम करती है, क्योंकि हर किसी के बस की बात। समझो हमने डिसाइड किया अपन कंट्री की जीडीपी निकालेंगे, शक्य तो भी है क्या? तो 300 साल पहले जो ये सेक्टर का कामकाज था, जितना प्रोडक्शन था, जितनी एम्प्लॉयमेंट हुआ करती थी, क्या अभी भी उतना ही रहेगा या चेंज हुआ है? क्या लगता है? चेंज हुआ होगा। पहले कौन से सेक्टर ज्यादा भारी था? उसके बाद यानी अभी मतलब आपको पता है पूरा सब आता क्या? एक नंबर बात है। तो ये चेंज क्या हुआ, कैसे हुआ, ये देखते हैं। जनरली इट हैज बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मेनी नाउ डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज से ये पता चला है कि जो इनिशियल स्टेज होता है ना डेवलपमेंट का, उसमें प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब डेवलपमेंट कभी भी किसी कंट्री में जब स्टार्ट होती है तो वहां पर सबसे ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट कौन प्ले करता है? प्राइमरी सेक्टर। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में होगी, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में होगा, इनकम जो भी है सारा प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा रहेगा। ये कब? जब डेवलपमेंट जस्ट स्टार्ट हुई है, ठीक है? ओवर अ लॉन्ग टाइम and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. ये फैक्ट्रीज वगैरह का विषय कब से आया पता है आपको? कितने साल हो गए? 200, बस 200 साल हो गए ये फैक्ट्रीज वगैरह का बूम आके। इसके पहले सब हाथ से वगैरह हुआ करता था, तो वो बहुत ज्यादा टेंशन का काम था, तो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा नहीं होती थी, एग्रीकल्चर पे ज्यादा लोग डिपेंडेंट हुआ करते थे। लेकिन मशीन्स वगैरह बनी, मैन्युफैक्चर करना बहुत सोपा होने लगा। अभी यहाँ से आलू डालो, वहां से चिप्स निकालो, फटाक से हो जाता है। अभी सोना के तो ये फटाफट होने लगा काम सकती, इसलिए फिर लोगों ने क्या किया, फिर वो एग्रीकल्चर छोड़ दिया और फिर फैक्ट्रीज में आके काम करना शुरू किया उन्होंने। समझा? तो पहले फैक्ट्रीज क्यों हुआ करती नहीं हुआ कर, पहले प्राइमरी क्यों ज्यादा भारी हुआ करता था? क्योंकि फैक्ट्रीज नहीं थी, तो मैन्युअली सब काम करने में जान पे आता था, इसलिए अपन चलो खेती कर लेते। अब नई फैक्ट्रीज, नया टेक्नोलॉजी आया, इसलिए फिर लोगों ने क्या किया, खेती वगैरह छोड़ दिया, एग्रीकल्चर छोड़ के अब फैक्ट्रीज में आके काम करना शुरू किया। अब काम करना सोपा हो गया फैक्ट्री में, इसलिए प्राइमरी सेक्टर कम हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चालू हो गया। फार्मर्स नाउ बिगन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। Secondary sector gradually became most important in total production and employment. Production भी बढ़ने लगा और employment भी बढ़ने लगी। कहाँ पर बातें हो रही? Secondary sector में। Hence, over time, a shift had taken place. तो प्राइमरी से सेकेंडरी में होने का रीजन क्या है? नई टेक्नोलॉजी आई और इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होना, मैन्युफैक्चरिंग के जो मेथड्स है वो डेवलप होना चालू हो गया। इस वजह से प्राइमरी से सेकेंडरी में आया अपन। दिस मीन्स दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर्स हैड चेंज। मतलब अब प्राइमरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, अब सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इन द पास्ट 100 years there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. तो 200 साल पहले की अगर बात करें तो प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट हुआ, और 100 साल पहले की अगर बात करें तो सेकेंडरी से टर्शियरी में शिफ्ट हुआ है अभी। ठीक है? सर्विस सेक्टर हैज बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले अगर बात करें तो प्राइमरी में प्रोडक्शन भी ज्यादा था, एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा था। उसके बाद शिफ्ट होके सेकेंडरी में एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। और अब अगर आपकी कंट्री डेवलप्ड है
तो टर्शियरी में एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा। सब कंट्री की बातें नहीं हो रही, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसकी बातें हो रही। चलो अब इंडिया की बातें करते हैं। ओवर द 40 years between 1973-74 and 2013-14, while production in all three sectors has increased, तीनों के तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। क्या रीजन है इसका? पॉपुलेशन बढ़ रही, प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं पड़ेगा। तो तीनों के तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन टर्शियरी। टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने मिला है। ये किस चीज की तरफ इशारा है? सर्विस ज्यादा आने लगी, मतलब कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्री की ओर इंडिया बढ़ना चालू हो गया। एज अ रिजल्ट, in the year 2013-14, the tertiary sector has emerged the largest producing sector in India, replacing primary sector. तो पहले प्राइमरी था, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आया, और अब लार्जेस्ट सेक्टर कौन बनना चालू हो गया? टर्शियरी सेक्टर। 2013-14 की बातें हो रही, उसको भी मतलब अभी 10 साल पुरानी डेटा है अपने पास। तो क्या रीजन है कि टर्शियरी सेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चालू हुआ इंडिया में? तो 4 रीजन है इसके, चारों देखते हैं अपन। सबसे पहला, इन एनी कंट्री सेवरल बेसिक सर्विसेज such as hospitals, education, police, courts, municipal corporation, defense, transport, bank, insurance companies, etc. etc. का फुल फॉर्म क्या रहता? ETC, end of thinking capacity। जहाँ पे सोचने की क्षमता खत्म हो जाती, वहाँ पे अपन ETC लिख देते, etc. तो या इतने सारे अलग अलग सर्विसेज बोले उन्होंने, तो ये सारे सर्विसेज की रिक्वायरमेंट रहती। क्या आपको लगता है ये सारे सर्विस की कोई भी कंट्री में रिक्वायरमेंट है ना? हॉस्पिटल, एजुकेशन, बैंक्स, इंश्योरेंस, पुलिस, डिफेंस, ये सब तो लगता है। तो जो डेवलपिंग कंट्री है ना, इसमें गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज। क्या इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री? यस। तो डेवलपिंग कंट्री में ना ज्यादा अमीर नहीं रहते सब जन। तो अगर प्राइवेट प्लेयर एक स्कूल चालू करे, तो क्या आपको लगता है उसका मोटिव प्रॉफिट रहेगा? है ना, एक इंडिविजुअल जब स्कूल चालू करेगा तो उसको प्रॉफिट कमाना है, तो वो ज्यादा फीस रखेगा। तो सब जन तो अफोर्ड कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सब जन अमीर नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर गरीब लोग भी ज्यादा है। इसलिए फिर क्या करना, गवर्नमेंट को आना पड़ता है और उनको भी स्कूल चालू करनी पड़ेगी, और वो फीस कम रखेगी, क्योंकि उनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका एम क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े हमसे। ठीक है? अरे क्या समझा क्या तुमको? तो हॉस्पिटल, अगर समझो मैं हॉस्पिटल खोलूं, क्या आपको लगता है मैं एकदम सस्ते में सस्ता दूंगा? विशेष नहीं आता, सबसे ज्यादा महंगा। लेकिन इतना महंगा सब जन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी खोलते जहाँ पर सारी की सारी सर्विसेज सस्ते में मिलेगी। ये क्यों करना पड़ता? क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री, तो वही बोला इन्होंने कि डेवलपिंग कंट्री में ना गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है सारी सर्विस प्रोवाइड करने की, और अगर गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो क्या ज्यादा स्केल पर करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। इसलिए फिर सर्विस सेक्टर बढ़ना चालू हो जाता। समझा कि तुमको पहला रीजन, जो भी सर्विसेज है वो बहुत बेसिक सर्विसेज है ना, वो गवर्नमेंट देगा, और गवर्नमेंट देगा तो लार्ज स्केल पे देगा, इसलिए सर्विस सेक्टर बढ़ना चालू हुआ। दूसरा रीजन, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्री मतलब सेकेंडरी सेक्टर। तो जो इनका डेवलपमेंट है लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। तो अगर प्राइमरी सेकेंडरी बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगा? टर्शियरी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि बिना टर्शियरी के ये दोनों तो काम ही नहीं कर सकते। तो अगर दोनों सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है तो टर्शियरी का भी डेवलपमेंट होगा। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज। तो इन्होंने 2 रीजन बताए अब तक कि इंडिया में टर्शियरी सेक्टर बढ़ क्यों रहा है। पहला रीजन ये कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, और जो भी बेसिक सर्विसेज है ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा और लार्ज स्केल पे प्रोवाइड करेगा। दूसरा क्या कि इंडिया में पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रहा,
तो बाकी दो सेक्टर्स का डेवलपमेंट होगा, और जिससे उन सेक्टर्स का डेवलपमेंट होगा, टर्शियरी का अपने आप डेवलपमेंट होगा। ठीक है, समझा कि एक? तीसरा देखते हैं। एज इनकम लेवल राइजेस, certain section of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc. अब समझो मैं बहुत कम कमाता हूँ, अचानक से बहुत ज्यादा कमाने लगे आप, तो आप क्या पैसे बचा के रखेंगे क्या? नहीं। फिर जितना ज्यादा पैसे कमाते हैं अपन, बाहर जाके खाएंगे और ज्यादा अच्छे होटल्स में जाके खाएंगे, फिर घूमने को जाएंगे कहीं पे। तो होटल में जाके खाना ये सर्विस है, कहीं पे घूमने जाना तो सामने वाला मेरे को सर्विस प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, बैंकिंग की सर्विस ज्यादा होती। तो धीरे धीरे क्या हो रहा, ये सारी सर्विसेज बढ़ती है। कैसे बढ़ेगी? जैसे इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो अपन ज्यादा सर्विस डिमांड। जैसे मौसी जो 10,000 रुपए महीने कमाता, वो मौसी हायर करेगा क्या? वो खुद धोएगा सारे बर्तन वगैरह। लेकिन अगर आप 2 लाख रुपए महीने कमाते तो आप मौसी अफोर्ड कर सकते, तो मौसी के सर्विसेज देती ना, वो गुड्स थोड़ी देती, वो सर्विस देंगे आपको। तो ये जो भी है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या बोला उन्होंने कि जैसे डिमांड बढ़ेगी अपन सर्विसेज भी बढ़ाएंगे। ओवर द पास्ट डिकेड और सो, डिकेड मतलब क्या? 10 years, तो पिछले 10-20 साल की बात है। Certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. तो आप PUBG वगैरह खेलते थे पहले कभी, तो उसमें खर्चा कर, अरे हाँ बोलने का, गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उसमें खर्चा करते क्या? और उसमें पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए रहता, खर्चा करना पड़ता। तो क्या आपको लगता है ये 20 साल पहले हुआ करता था? अरे तब स्मार्टफोन्स भी नहीं थे 20 साल पहले, बटन के फोन थे। स्मार्टफोन तो अभी, हाँ वो स्नेक वाला गेम हुआ करता था, नोकिया वाले फोन। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही ना, तो अलग अलग नए सर्विसेज आ रहे हैं जो पहले हुआ ही नहीं करते थे। जैसे कि व्हाट्सएप पहले था क्या? इंस्टा पहले था क्या? नहीं। आपको क्या लगता है व्हाट्सएप कमाता क्या पैसा? इंस्टा कमाता बहुत ही ज्यादा पैसे कमाते हो। तो पहले वो कमाते थे क्या? पहले थे ही नहीं, तो कमाएंगे क्या? तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे और पैसा भी कमा रहे, मतलब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की वजह से कोई तो नया सर्विस आ रहा और वो पैसे कमा के दे रहा, इसलिए टर्शियरी सेक्टर की डेवलपमेंट होगी। समझा क्या तुमको? अरे समझा क्या? यस। तो 4 रीजन थे जिसकी वजह से टर्शियरी सेक्टर की डेवलपमेंट हुई। However, not all the service sector are growing equally well. तो पहले क्या बोला उन्होंने कि टर्शियरी सेक्टर मस्त कोई की डेवलप हो रहा, लेकिन अब धीरे से क्या बोल रहे, टर्शियरी में भी तो अलग अलग सर्विसेज आती, तो हर एक सर्विस का डेवलपमेंट इक्वली अच्छे से नहीं हो रहा। In India, at one end there are limited number of services that employ highly skilled and educated workers. तो इंडिया में बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप बहुत होशियार हो ना तभी आपको काम मिलेगा। मतलब अगर जॉब मिल भी गई आपको तो खुश मत होना। बहुत कम ऐसी जगह बोले इंडिया में, लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज है जहाँ पर बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स की गरज होती है। At the other end, there are very large number of workers engaged in service such as small shopkeepers, repair persons, transport. ये रिक्शा चलाने वाला जो है, क्या ये टर्शियरी में आएगा? टर्शियरी में चाहता। अब समझो ये प्लम्बर वगैरह जो है टर्शियरी में आते हैं, कारपेंटर्स, ये सारे टर्शियरी में आते हैं। क्या आपको ये करोड़पति बन गए क्या? रिक्शा चलाने वाले बन गए क्या? मतलब डेवलपमेंट हो रही है टर्शियरी सेक्टर की, लेकिन हर एक सर्विस सेक्टर जो है, हर एक सर्विस प्रोवाइडर, उनकी इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये बेयरली मैनेज करते टू अर्न अ लिविंग एंड येट
perform these services because no alternative opportunity for work are available to them. तो क्या आपको लगता है जो 500-600 रुपए एक दिन का कमाता, मतलब महीने का कितना हुआ 15,000, वो बहुत खुश है क्या? या उसको इच्छा नहीं है, बस ना 15 बहुत हो गए, ऐसे रहता है? उसको भी है इच्छा और कमाने की, लेकिन जॉब्स ही नहीं है, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं कोई कि ज्यादा पैसे कमा पाए। समझा तुमको? तो क्या रीजन दिया उन्होंने कि हर एक सर्विस सेक्टर की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कि जॉब्स ही नहीं हो, अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज नहीं बोला। A remarkable fact about India is that while there has been a change in share of 3 sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. Primary sector continues to be the largest employer. पहले ना प्राइमरी इतना कमाता था और इतनी एम्प्लॉयमेंट थी, टर्शियरी इतना कमाता था, इतनी एम्प्लॉयमेंट थी। अब क्या हुआ? प्राइमरी इतना कमाता, एम्प्लॉयमेंट इतनी है, टर्शियरी इतना कमाता, एम्प्लॉयमेंट कम। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात? किसके लिए बुरी बात? प्राइमरी के लिए। मतलब प्राइमरी में लोग ज्यादा काम करने के लिए लेकिन पैसे कम कमा रहे, और टर्शियरी में लोग कम है, पैसे ज्यादा कमा रहे। और उसमें भी क्या बोला यहाँ पर, बहुत से वर्कर ऐसे जो पैसे नहीं कमा रहे सर्विस प्रोवाइड करके भी। मतलब सर्विस सेक्टर में स्कोप देखो कितना है, लोग भी कम, पैसे भी ज्यादा, और जो कम लोग है उसमें से भी बहुत कम है जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। चलो आगे। मोर देन हाफ वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर। सुनो रचित, आधे से ज्यादा लोग अब तक क्या कर रहे हैं? खेती बाड़ी कर रहे, प्राइमरी सेक्टर में काम करते, मेनली इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ जीडीपी। 1/6 मतलब लगभग 16%, 17%। 50% से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है प्राइमरी में, और सिर्फ 17% पैसे कमा रहे। तो करने की तुमको खेती, ये फैक्ट देख के तो नको लगता। In contrast to this, secondary and tertiary sector produce rest of the produce, whereas they employ less than half. तो अगर 100 में से 17% गया तो कितने टक्का बचा? 83। तो जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर वाले लोग हैं वो 83% पैसा कमाते आणि आधे से भी कम पॉपुलेशन में है। मतलब मस्त पैकी छापरे के। It means that there are more people in agriculture than it is necessary. So, even if you move a few people out, production will not be affected. Thus, workers in agriculture sector are underemployed. Underemployed समझा क्या? क्या रहता? खेत अपना इतना सा, उसमें पूरी फैमिली काम करे। अगर 4-5 जन बाहर भी आ गए, मतलब कोई औरत भी काम किया, तो भी जितना प्रोडक्शन अभी हो रहा था बाद में भी उतना होगा। तो वो जो 4-5 जन है जो खेत छोड़ के गए फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्या वो एम्प्लॉयड है? हाँ एम्प्लॉयड है वो, लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट को अपन बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। समझा? या डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते, मतलब बस नाम के लिए काम है उसके पास, सही में कुछ काम नहीं कर रहा। समझा तुमको? मतलब क्या मैं अभी 8 से 12 तक सीखा था, सीए फाउंडेशन सीखा था, और अगर मैंने 4 लोगों को हायर किया तो हम 5 जन मिलके भी सीखेंगे, लेकिन वो मैं अकेले भी तो सिखा सकता। तो अगर और 4-5 जन आए तो वो कहीं ना कहीं डिसगाइज्ड है, अंडर एम्प्लॉयड रहेंगे। समझा तुमको? अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल आर अपैरेंटली, मतलब बस देखने के लिए काम कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ देम are made to work less than their potential. मतलब मैं दिन में 15 घंटे सिखा सकता, लेकिन अगर और 2 जन आए तो मैं 4 घंटे 5 घंटे सिखाऊंगा, बाकी का टाइम वो ले लेंगे। मतलब मेरे पोटेंशियल से कम हो गए क्या? नहीं हो गया, हो गया। हाँ
This kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. तो unemployed मतलब क्या? जिसके पास काम है ही नहीं, उसको बोलते हैं unemployed. और underemployed मतलब क्या? काम है लेकिन कुछ काम का नहीं है. समझा तो अच्छी बात, नहीं समझा तो फिर से समझाता. समझा ना तुमको underemployed यानी unemployed मतलब. Hence it is also called disguised unemployment. अब एम्प्लॉयमेंट है नहीं, ठीक है, underemployed है, unemployed है, तो कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे? बोलो आप, क्या किया जाए? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सही है ना? भैया कभी जो जिनमें वर्किंग जॉब उसको कैसे अट्रैक्टिव रखेंगे कि जॉब बढ़ेगी और अट्रैक्टिव इन द सेंस, अरे नहीं सही में मतलब कोई ऐसे नहीं है ना कि लोगों को काम नहीं करना है, काम करना है लोगों को, लेकिन काम च नहीं है. मतलब अगर काम बहुत है, लोग नहीं आ रहे, तो अट्रैक्टिव चीजें रखो ताकि वो आ जाए. ज्यादा पैसे दो या कुछ ज्यादा छुट्टी दो, कम काम, स्कीम्स वगैरह रख सकते, तो फिर आएंगे लोग. अपने अपने यहाँ पे उल्टा है, काम करने को सब तैयार है, काम ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे अपन? अपन क्या कर सकते? पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला है? गवर्नमेंट अगर सस्ते में लोन दे. अब समझो मेरे को बहुत इच्छा है बिजनेस चालू करने की, लेकिन पैसे है क्या मेरे पास? नहीं है, पकड़ के चलो, पैसे मेरे पास नहीं, तो मैं इसलिए बिजनेस नहीं कर पा रहा. अगर बिजनेस किया रहता तो नहीं कुछ तो भी 100-200 जनों को हायर किया रहता. छोटे स्केल पे तो करने वाले नहीं अपन, तो इनिशियली 100-200 जनों को हायर किया रहता, तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई. अभी 2-4 साल बाद जाके 20-25 हजार जन होंगे एम्प्लॉयमेंट, तो वो नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? क्योंकि पैसे नहीं. अगर मेरे को कहीं पे गवर्नमेंट ने सस्ते में पैसे दे दिए तो मैं बिजनेस चालू करूंगा, ग्रोथ होगी, पूरे दुनिया भर में ब्रांचेस होगी, पूरे दुनिया भर में एम्प्लॉयमेंट फैलेंगे अपन. इसलिए गवर्नमेंट ने सस्ते में लोन दे देना चाहिए. ऐसे बोल रहा पॉइंट नंबर 1. द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड लोन. The government may invest some money in transportation and storage of car, make better rural roads. रोड वगैरह के काम में खर्चा करना चाहिए. इससे क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन मतलब अब समझो रोड बनाना, अपने आप बनेगा नहीं, लोगों को हायर करना पड़ेगा, वो लोग बढ़े, वो रोड बनेंगे, तो वहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी. प्लस मैं स्टील खरीदूंगा, सीमेंट खरीदूंगा, कुछ और जो भी लगता है वो खरीदूंगा, तो वो उधर जो फैक्ट्री में जहाँ पे बनता वहाँ पे भी उनको एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी. मतलब जैसे गवर्नमेंट खर्चा करता तो कुछ ना कुछ खरीदेगा, वो खरीदने के लिए किसी ना किसी को बनाना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी अपने आप. तुम सोच पा रहे हो क्या इतने दूर का? सोच पा रहे हो क्या? This activity can provide productive employment to not just farmers but also others such as those in service like transport and trade. तो पहला क्या बोला? लोन वगैरह देना चाहिए, और दूसरा क्या बोले? इन्वेस्ट करना चाहिए रोड वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में. तीसरा पॉइंट, गवर्नमेंट और लोकल बैंक्स may provide cheap agricultural credit to the farmers for farming to improve. फार्मिंग वगैरह improve. अभी हमने क्या देखा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग हैं लेकिन पैसे नहीं कमा पा रहे. क्या रीजन रहेंगे इसके? लोग बहुत ज्यादा लेकिन पैसे नहीं कमा पा रहे. कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी नहीं उनके पास. इरिगेशन करके सुना है कुछ? तो इरिगेशन अगर अच्छे से कर नहीं पाए तो क्रॉप अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए फिर कम पैसे कमा पा रहे. टेक्नोलॉजी नहीं, हार्वेस्ट वगैरह वो हाथ से करते तो कहीं ना कहीं वो खराब हो जाता. अगर मैं हाथ से पकड़ के निकालूं, वही अगर मशीन से निकाला तो काम फटाफट भी होगा, खराब नहीं होगा प्रोडक्शन जो किया है. अगर स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो मैंने वो वही बाहर रख दिया, बारिश आ गई, खराब हो गया मैंने जो प्रोड्यूस किया था. तो ये बहुत सारे दिक्कतें आती जब पैसे नहीं रहते.
तो अगर मैं एग्रीकल्चरलिस्ट हूँ और मेरे को अगर पैसे आ गए तो मैं अच्छी टेक्नोलॉजी लूंगा, फर्टिलाइजर वगैरह खरीदूंगा, इरिगेशन अच्छे से करूंगा, तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो ज्यादा पैसे आ जाएंगे, समझा। अच्छे से स्टोरेज करूंगा तो जो एटलीस्ट ग्रो किया है वो खराब नहीं, वो बेच पाऊंगा तो ज्यादा पैसे आएंगे। तो ये एक रीजन है कि अगर सस्ते में तुमने लोन वगैरह दिया, क्रेडिट मतलब लोन, तो फिर प्रोडक्शन होगा, अच्छे से पैसे कमा पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अगला तरीका, another way by which we can tackle this problem is to identify, promote and locate industries and services in semi-rural areas where large number of people may be employed. तो अलग अलग जगह ढूंढो जहाँ पर लोग मोकर बैठे हुए हैं। सेमी रूरल मतलब अहमदनगर जैसा, ज्यादा अर्बन भी नहीं है, ज्यादा रूरल भी नहीं है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा है क्योंकि लोगों को काम करने की इच्छा है लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। तो अगर वहाँ पे आपने बिजनेसेस वगैरह एस्टेब्लिश किए तो आपको स्किल्ड लेबर भी मिलेगा और वो सस्ते में भी मिलेगा, समझा क्या। तो तरीके तो बहुत सारे दे रहे हो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का, लेकिन क्या ये सही में इम्प्लीमेंट हो सकता ऑन ग्राउंड, ये पूछने जैसा क्वेश्चन है और इसका आंसर बताने जैसा है नहीं। In India, about 60% of population belong to the age group 5 से लेके 29 years. Out of this, only 51% are attending educational institutions. मतलब बस आधे जन है जो स्कूल में जाते हैं, बाकी आधों को तो एजुकेशन मिलता भी नहीं। कितने खुशनसीब लोग बोल रहे, कौन बोला? कितने खुशनसीब लोग, स्कूल में नहीं जाना पड़ता। The rest, and particularly those aged less than 18 years, may be at home or many of them may be working as child laborers. तो स्कूल में जाना अच्छा है या चाइल्ड लेबर बनना? कितने जनों को लगता है चाइल्ड लेबर बनना अच्छा है? अरे कोई तो एक तो रहेगा, वो बोलते देखो भाई न चाइल्ड लेबर बनने का न स्कूल में जाने का, अपन घर पे अच्छे। If these children are to attend schools, we will require more buildings, more teachers and other staff. तो बस स्कूल में भी अगर है ना सब जन, तो भी कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, मेरे जैसों को जॉब मिल जाएगी। अच्छा जॉब नहीं भी मिली तो यहाँ पे ज्यादा जन आएंगे, इसके ऊपर एक और रूम बनेंगे अपन। तो इसलिए सबको बोलो स्कूल में जाओ और क्लास को आओ। एवरी स्टेट और रीजन, एक नींद मारने के तो तुम मार सकते, कुछ नहीं बोलूंगा सच्ची में। एवरी स्टेट और रीजन हैज पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। मतलब वो क्या बोला, हर एक स्टेट या जगह, हर एक कोई सा भी रीजन में उसका पोटेंशियल है कि वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता। आप खुद से कनेक्ट कर पा रहे हैं इसको? वो बोला आपके पास पोटेंशियल है, अगर आप दिमाग यूज करो तो आ सकते अच्छे मार्क्स। और ऐसा है कि दिमाग नहीं है, हाँ? दिमाग है सबके पास लेकिन बस यूज नहीं कर पा रहे। क्यों यूज नहीं कर रहे? एक डर है, कोई खत्म हो गया तो नहीं होता खत्म। Some of these would require proper planning and support from the government. समझा क्या? हर एक जन के पास पोटेंशियल है, हर एक स्टेट के पास पोटेंशियल है कि वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता, प्रोडक्शन बढ़ा सकता, बस उसको एक प्रॉपर प्लानिंग और सपोर्ट की गरज है, ठीक है। और ये सपोर्ट कौन करने वाला? ऐसे किस, हाँ, इच्छा ऐसे कि गवर्नमेंट करे। The central government in India made law implementing the right to work in about 625 districts in India. It is called बाबू, एक्ट का नाम ही इतना बड़ा है तो उस एक्ट में लिखा कितना कुछ कुछ रहेगा।
तो ये जो एक्ट बना 2005 में, इसमें क्या लिखा है? ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटीड 100 days of work in a year by the government. मतलब क्या बोले वो? जिनको भी इच्छा employment opportunities in organized sector have been expanding very slow. Expanding सुन के ऐसे लगता मस्त मजा आएगा अभी, लेकिन फिर आदुष बोला very slow, बढ़ नहीं रही अच्छे से. It is also common to find many organized sector enterprises in the unorganized sector. मतलब वो तो चाहिए organized, लेकिन है वो unorganized. मतलब क्या कि गवर्नमेंट ने उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बना के रखे, उनको फॉलो करने को चाहिए थे, लेकिन वो फॉलो कर नहीं रहे. They adopt such strategies to evade taxes, refuse to follow laws that protect laborers. तो लेबर्स को जो लॉज वगैरह प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि बोलता कि अगर आपने ओवर टाइम किया तो पेमेंट देना पड़ेगा, सैटरडे संडे को अगर आप काम करा रहे हो तो पेमेंट देना पड़ेगा, अगर कोई हजार्डस जगह पर काम करा रहे हो तो भी पेमेंट देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा. तो ये क्या है? एम्प्लॉयर के लिए ज्यादा खर्चा है, तो ये सब लॉस फॉलो करेगा क्या? या फिर कहीं पे रहता है कि आपको अगर केमिकल्स वगैरह की फैक्ट्री है तो केमिकल्स आपको उसका ट्रीटमेंट करके बाद डिस्पोज करना पड़ेगा, अच्छे से डिस्पोज करना पड़ेगा. वो ऐसे करते क्या? सीधा छोड़ दिया वो नदी में, ऐसे ही कर देते. क्यों? पैसे बचाने के लिए, टैक्स वगैरह बचाने के लिए. तो ये क्या बोला कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, भले ही वो एंटरप्राइज चाहिए थी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही. इससे क्या हुआ? एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स which pay a very low salary. अगर मैं समझो, अगर मैं सीए का काम करता तो मेरे को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने की गरज रहती क्या? लो पेमेंट में काम करने की गरज रहती क्या? इतने लो पेमेंट में क्यों काम कर रहा है? अपॉर्चुनिटी नहीं, इसलिए. क्या बोलूं आपको मेरे? They are often exploited and not paid a fair wage. These jobs are not secure and have no other benefit. कोई बेनिफिट है ही नहीं, लेकिन फिर भी काम क्यों करना पड़ता? खाने के लिए कुछ तो कमाना पड़ेगा ना, इसलिए फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो अनऑर्गेनाइज काम करना पड़ेगा. In rural areas, unorganized sector mostly comprise landless agricultural laborers, small and marginal farmers, sharecroppers and artisans जैसे कि weavers, goldsmith, carpenter और blacksmith. तो रूरल एरियाज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन लोग रहते हैं? वो बोला है उन्होंने, लैंडलेस फार्मर्स वगैरह जनरली ज्यादा रहते हैं यहाँ पे. Nearly 80% of rural households in India are in small and marginal farm category. 80% लोग जो रूरल एरिया में रह रहे, उनके पास छोटे छोटे फार्म है. आप नगर से कहीं पे भी जाओ, राहुरी वगैरह गए हो वो साइड पे, तो वहां पे आपको इतने छोटे छोटे खेत देखने को मिलेंगे. तो वो मैक्सिमम उधर से हमको क्या समझता कि मैक्सिमम जो रूरल हाउस होल्ड है वो एकदम स्मॉल और मार्जिनल फार्म कैटेगरी में आते. दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटी for timely delivery of seeds, agricultural inputs, credits, storage facility and marketing outlets. तो पहले से बेचारों के पास पैसे कम है, तो खुद के लिए तो कर नहीं सकते. तो जो हमने कल सीखा था, कल क्या देखा था हमने? पब्लिक फैसिलिटीज. तो अगर पब्लिक फैसिलिटीज अपन इनको प्रोवाइड करें,
तो इनका भला हो जाएगा, बोले इन फार्मर्स को हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। अर्बन एरियाज की बात करते हैं। इन अर्बन एरियाज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर comprises mainly of workers in small scale industries, casual workers in construction, trade and transport, etc., and those who work as street vendors, head load workers, garment makers, rack pickers, etc. तो ये बस नाम दे के रखे कि अर्बन एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन रहते हैं, ठीक है। Protection and support to unorganized sector workers is necessary for economic and social development. समझा? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ये सेंटेंस देंगे आपको और बोलेंगे एक्सप्लेन या कमेंट, illustrate. What do you think? Comment in your own words. Justify द स्टेटमेंट। तो क्या लिखेंगे अपन? उनको मस्त पैकी फेंके मारनी, इतनी फेंके। पहले बोलने का ऑर्गेनाइज्ड क्या रहता, अनऑर्गेनाइज्ड क्या रहता, अनऑर्गेनाइज्ड के साथ बहुत बुरा हो रहा, रूरल एरियाज में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या क्या आता, अर्बन एरियाज में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या क्या आता, उनको क्यों काम करना पड़ता, कम पैसा मिलता फिर भी क्यों काम करते, ऐसे पूरा लिखने का मस्त पैकी। आणि लास्ट में लिखने का 10 पूरा सेंटेंस। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के टर्म्स में पब्लिक सेक्टर रहता और प्राइवेट सेक्टर रहता। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट ओन करता है ज्यादातर एसेट्स और सारे के सारे सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। जैसे कि BSNL, ये गवर्नमेंट की कंपनी, इसके सारे एसेट्स गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट हमको सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो जैसे कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था, जब भी कोई सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं तो उनका एम क्या होता है, प्रॉफिट नहीं, वेलफेयर, लोगों का भलाई। जो भी उनके सर्विसेज यूज कर रहे हैं, जो महंगी सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छी सर्विस अवेल कर पाए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप किसकी रहती, सारे एसेट्स की प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज का रहता। जो भी डिलीवरी करते सर्विसेज की, ये कौन करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जैसे कि एयरटेल, जियो, ये प्राइवेट हो गया, इनका एम क्या है, प्रॉफिट कमाने का। लेकिन BSNL क्या है, गवर्नमेंट कंपनी, ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर में आता है, तो इनका वेलफेयर ये ऑब्जेक्टिव रहता है। एक्टिविटीज इन प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। जो प्राइवेट सेक्टर है उनको प्रॉफिट चाहिए, अनलाइक इन पब्लिक। पब्लिक में उनको प्रॉफिट वगैरह नहीं चाहिए। There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. तुम्हें कोई एक चीज बोलो जो सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है इंडिया में, प्राइवेट सेक्टर में कोई काम करता ही नहीं। बोलो ना कोई तो एक। रेलवे, जो रेलवे है वो किसकी है, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर है रेलवे। अगर मैं मेरी खुद की रेलवे चालू करूं तो सस्ते में करेंगे क्या अपन, नहीं। लेकिन रेलवे क्यों यूज करनी है, ताकि कम से कम प्राइस में ट्रांसपोर्टेशन हो पाए लोगों का, उनके गुड्स का वगैरह सामान का। तो रेलवे का मोटिव क्या है कि सस्ते में सस्ता हो जाए, इसलिए। और सस्ते में तो प्राइवेट लोग काम करने नहीं वाले, इसलिए फिर वो काम गवर्नमेंट को करना पड़ता और फिर वो पब्लिक सेक्टर में आता। समझे तुमको? अब क्या गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक सेक्टर जो वो बस चलाते, लेकिन क्या प्राइवेट प्लेयर भी बस में, प्राइवेट लोगों का भी बस रहता। तो कुछ काम है जो प्राइवेट और पब्लिक दोनों करेंगे, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा बेसिक है, जो सब जन अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन सब जनों को लगेंगे जरूर, तो वो काम बस पब्लिक सेक्टर करता। क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर है तो वो काम रीजनेबल कॉस्ट में नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर मेरे को मेरी बस चलानी, तो बस खरीदने को मैक्सिमम 50-60 लाख रुपए लगेंगे। वहां पे एम्प्लॉय वगैरह हायर किया, जो भी है 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं लगना है।
लेकिन अगर मेरे को मेरी ट्रेन चलाने की तो कम से कम 100-200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो उतने पैसे रिकवर करने को मैं ज्यादा पैसे चार्ज करूंगा। समझा क्या तुमको? इसलिए कोई कोई सर्विसेज प्राइवेट प्लेयर नहीं देता, प्राइवेट सेक्टर पे नहीं होता। दिस इज बिकॉज सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो उनका ऐसे बोलना है कि ऋतिक भैया रेलवे नहीं चलाते क्योंकि वो 100-200 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उनको पता है क्या अपने बारे में, इसलिए उन्होंने बस बोला कि इतना स्पेंडिंग कर पाना प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनके हाथ में है ही नहीं, इसलिए फिर वो क्या करते, वो काम पब्लिक सेक्टर को करना पड़ता। ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज दिस फैसिलिटीज इज नॉट इजी। जैसे कि समझो रोड गवर्नमेंट बनाती, अगर समझो मैंने रोड बनाया, वो मेरा रोड है, आप अगर वहां से चलोगे ना मेरे को पैसा देना पड़ेगा, कर सकते हैं अपन ऐसे, लेकिन सोपा है कि जो भी जाएगा आते जाते उससे पैसे लो, हाथ में पेट्रोल लेंगे ऐसे हो सकता क्या? ये तो इतने जो भी लोग हैं ना पूरे इंडिया वो चीज यूज कर रही, सब जनों से पैसा कलेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, तो फुकट में काम करना पड़ता है, तो फुकट में अपन तो काम करेंगे नहीं, इसलिए गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है। इवन इफ they do provide these things, they would charge a high rate for their use. Thus, governments have to undertake such heavy spendings. इतना ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट को करना पड़ेगा ताकि वो फैसिलिटीज अवेलेबल कर पाए सब जगह। ये लास्ट है क्या? हाँ, क्या मजा आएगा। अरे एक पेज बचते घंटे का, ये फटक से और करते चलो। There are large number of activities which are primary responsibility for government. तो इसके पिछले स्लाइड पे क्या बोला उन्होंने कि बहुत कुछ काम है ना गवर्नमेंट खुद होके करता, क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट प्लेयर या तो कर नहीं पाएगा या सस्ते में नहीं कर पाएगा, इसलिए गवर्नमेंट को करना पड़ता। ये स्लाइड में क्या बोला उन्होंने कि कुछ काम जो गवर्नमेंट करता वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, उसको करना पड़ेगा। समझे क्या सिद्धि? The government must spend on these. Providing health and education facilities for all is one example. The infant mortality rate of Odisha is 40. इसका मतलब क्या? 100 में से 40 बच्चे मर रहे हो। मध्य प्रदेश में 48 है, हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के गरीब से गरीब देश में भी अगर जाओ उसका भी इतना खराब नहीं है जो मध्य प्रदेश और उड़ीसा का है। तो गवर्नमेंट also needs to pay attention on the aspects of human development such as availability of safe drinking water, housing facilities for poor and food and nutrition. तो ये स्लाइड से इस चैप्टर की हैप्पी एंडिंग नहीं हो रही, वो उल्टा खराब बोल रहे कि इंडिया में ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। समझा क्या तुम? मिलते फिर कल मजे करो जिंदगी मग नरेगा का देखते हैं। आणि सुनो 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 सब जन, फीस कल याद से लेके आओ, नहीं तो मैं सही में बोल रहा हूँ, मैं परसों से एंट्री देने वाला नहीं क्लास में, बिल्कुल भी मजाक नहीं है ये। कल ट्यूशन है, टाइम में आज मैसेज करता हूँ, बोलता मैं सबको बोलता मैं रुको।